आज की वीडियो में हम आपका एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे जो जिंदगी भर अपने उसूलों पर चलता रहा। हम बात कर रहे हैं सिल्वर वेडिंग की, जिसे हमने लिया है वितान कक्षा 12 से। आज की इस वीडियो में आप इस पाठ का सारांश देखेंगे। कहानी काफ़ी बड़ी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम परिचय करवाएंगे इस पाठ के प्रमुख पात्रों से। तो इस पाठ में दो प्रमुख पात्र हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है यशोधर पंत का, जिन्हें बाई डी पंत भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है कृष्णानंद पांडे का, जिन्हें कहानी में किशनदा नाम से जाना गया है। किशनदा अपने विभाग में एक बड़े अधिकारी हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है। वे दिल्ली में रहते हैं। उनका व्यक्तित्व एक समाज सुधारक और मार्गदर्शक का है। अब बात करते हैं यशोधर पंत के परिवार की। तो यशोधर पंत शादीशुदा हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, आधुनिक सांचे में ढल चुके हैं, और इसीलिए उनकी यशोधर पंत से बनती नहीं है। हमेशा परिवार के साथ यशोधर पंत का मतभेद रहता है। यशोधर पंत की पत्नी हालांकि परंपरावादी हैं, पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें तो उन्होंने खुद को जमाने के हिसाब से ढाल लिया है। उनका बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है। उनका मंझला बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। वहीं उनका सबसे छोटा बेटा कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के बाद अमेरिका पढ़ाई के लिए गया हुआ है, और उनकी बेटी ने MBBS कर लिया है, और वो भी अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है। इसके अलावा 2 पात्र और हैं, जिनकी मुलाकात आपसे होगी कहानी के शुरू में, जिनका नाम है मिस्टर चड्डा और मेनन। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पात्र और है, जो कि है यशोधर पंत का साला, यानी कि उनकी पत्नी का चचेरा भाई, जिससे आपकी मुलाकात होगी कहानी के अंत में। कहानी की शुरुआत होती है यशोधर पंत के ऑफिस से ठीक 5:30 बजे, और कहानी का एंड होता है उनके घर पर 9:30 बजे, जब वहाँ पर पार्टी चल रही होती है या फिर ख़त्म होने वाली होती है। इन मात्र 4 घंटों में यशोधर पंत अपने जीवन के उन अमूल्य पलों को याद करते हैं, जो उन्होंने खट्टे मीठे अनुभव के साथ बिताए हैं। तो आपकी किताब का पहला पेज, इसे मैं पढ़ना चाहूँगी, और उसके बाद हम शॉर्ट में कहानी की समरी को आपको समझाएंगे। जब सेक्शन ऑफिसर YD पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर हैं। यहाँ पर माथ हाथों का मतलब है ऑफिस के अन्य कर्मचारी जो उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि YD पंत अपने केबिन में अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और अपनी जो आखिरी फाइल है, मतलब कार्य समाप्त करने के बाद अपनी फाइल का फीता बांध रहे हैं, और इतने में उनकी नज़र पड़ती है दीवार घड़ी पर, और साथ ही अन्य कर्मचारियों पर, जो कि उनकी ही वजह से 5:30 बजे तक काम कर रहे हैं। हालांकि ऑफिस का टाइम होता है सुबह 10 बजे से
शाम के 5 बजे तक, लेकिन आज घड़ी में 5:30 बज रहा है और सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अब कर्मचारी तो बेचारे काम कर रहे हैं और जब कोई एक्स्ट्रा काम होता है ऑफिस में मिलता है तो जाहिर है कि कर्मचारियों में गुस्सा तो होता ही है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा मनोरंजक और हल्का फुल्का करने के लिए वाईडी पंत मजाक में कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। और ये अदा भी उन्होंने किससे सीखी थी? कृष्णानंद पांडे से। माहौल की नज़ाकत को भांपते हुए असिस्टेंट ग्रेड मिस्टर चड्डा की आवाज़ आती है, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनी दानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? इसके जवाब में यशोधर पंत कहते हैं, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। इतने में मिस्टर चड्डा आगे आता है और उनकी कलाई पकड़कर घड़ी को पास से देखना चाहता है। हालांकि मिस्टर चड्डा की ये हिमाकत यशोधर पंत को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वे कुछ नहीं बोलते। घड़ी को देखकर चड्डा कहता है, बड़े बाऊ यह तो बाबा आदम के ज़माने की है, आप एक डिजिटल घड़ी क्यों नहीं ले लेते? काफ़ी सस्ती मिलती है। इतने में यशोधर पंत कहते हैं, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एक ऑफिस की सभी कर्मचारी, चाहे वो बॉस हों या फिर छोटे कर्मचारी, किस तरह से मिलकर बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। इतने में यशोधर पंत को अपने बचपन की यादें, जब वो पढ़ाई करते थे अल्मोड़ा में रेमजे स्कूल में, उनको वहाँ की कुछ बातें याद आ जाती हैं और किशन दा के साथ वो पल, जब कभी वो अल्मोड़ा से उनके पास नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे। इतने में चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर पंत एकदम से पुराने ख्यालों से बाहर आते हैं और कहते हैं, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तुरंत मेनन हिसाब किताब गुणा गणित करता है और चहक कर बोलता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। अरे आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, आपकी शादी को पूरा 25 साल हो गया। बस फिर क्या था, उस माहौल की खुशी दोगुनी बढ़ जाती है। सभी कर्मचारी खुश होते हैं और अपने बॉस को बधाई देते हैं और साथ ही पार्टी की भी डिमांड करते हैं। लेकिन यशोधर पंत ठहरे पुराने ख्यालों के, कहते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचली हैं, हम लोगों के यहाँ थोड़े इसको मनाते हैं। लेकिन ऑफिस के लोग कहाँ मानने वाले थे। एक बेचारे यशोधर पंत और ढेर सारे कर्मचारी आखिर में यशोधर पंत को पार्टी के लिए राजी कर ही लेते हैं। यशोधर पंत उन्हें बामुश्किल अपने बटुए से 30 रुपये निकाल कर देते हैं। कहते हैं, आप सब लोग एंजॉय करो, पार्टी मनाओ। लेकिन सभी के इंसिस्ट करने पर भी वे पार्टी में शरीक नहीं होते हैं, वहाँ से बाहर चले जाते हैं। किशन दा ऑफिस पैदल आते जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी साइकिल से आया करते थे, लेकिन क्योंकि साइकिल उनके बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पैदल आना जाना शुरू कर दिया। किशन दा रोज सुबह 10 बजे ऑफिस सही समय पर पहुंचते हैं, लेकिन शाम को जब 5 बजे छुट्टी होती है तो वो सीधे घर नहीं जाते, हमेशा देर से घर पहुंचते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें जल्दी घर जाना अच्छा ही नहीं लगता। इसकी मेन वजह है घर वालों से मतभेद होना। अब क्या मतभेद है, क्यों वो घर वालों से दूर रहना चाहते हैं? यशोधर पंत और उनके परिवार के बीच में मतभेद की मेन वजह हैं किशन दा। तो आइए अब हम जानेंगे किशन दा के बारे में कुछ उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं।
किशनदा अकेले थे, उनका परिवार नहीं था क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। हालांकि उनके घर परिवार के लोग थे जो गांव में रहते थे और गांव में उनका पुराना मकान भी था। किशनदा दिल्ली में रहते थे, बड़े ऑफिसर थे और उनका स्वभाव ऐसा था, या फिर ये कहें कि वो ऐसे बच्चों की मदद करते थे जो पढ़े लिखे थे और जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। उनको वे सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करते थे, यहाँ तक कि वो उन्हें अपने घर में शरण भी देते थे। और इसीलिए यशोधर पंत नौकरी की तलाश में दिल्ली आते हैं, किशनदा के घर में रहते हैं। यशोधर पंत ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की हुई थी और उनकी उम्र उस समय कम थी, सरकारी नौकरी के लायक नहीं थी। तो किशनदा ने यशोधर पंत को रसोइया का काम दे दिया। कुछ और भी बच्चे उनके यहाँ रहते थे, तो किशनदा का एक ही फंडा था कि मिलकर लाओ, मिलकर बनाओ और मिलकर खाओ। अब जब तक यशोधर पंत की उम्र होती है सरकारी नौकरी के लायक, तब तक वो वहीं पर रहते हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ रहते हैं। बहुत सारी बातें वे किशनदा से सीखते हैं। कौन? यशोधर पंत। और उन दोनों में एक पिता पुत्र का रिश्ता बन जाता है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे की भलाई चाहता है, उसके बारे में अच्छा सोचता है, उससे अच्छे गुण सिखाता है, उसी तरह से किशनदा यशोधर पंत का ध्यान रखते थे। जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। किशनदा यशोधर पंत को भाऊ कहते थे। भाऊ का मतलब होता है बेटा। अब क्योंकि यशोधर पंत के पिता की मृत्यु तो बचपन में ही हो जाती है और वो कुछ बड़े होते हैं तो उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वे अपनी बुआ के यहाँ रहकर मैट्रिक तक की पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब है कि एक परिवार से जो अपनापन, जो प्यार मिलता है, वो उन्हें नहीं मिला और इसीलिए जब किशनदा से उन्हें सहानुभूति और प्यार मिला तो वे पूरी तरह से उनकी तरफ समर्पित हो गए। अब क्योंकि किशनदा पुराने रीति रिवाजों और प्रथाओं को मानने वाले थे, गांव की तरफ भी उनका झुकाव था और इसीलिए शहर में ऑफिसर होते हुए भी उन्होंने मकान बनवाने की नहीं सोची थी, क्योंकि उनका एक ही उसूल था कि जब तक नौकरी है तब तक सरकारी मकान और जब नौकरी नहीं रहेगी तो अपना गांव वाला पुश्तैनी मकान। एक पुत्र के व्यवहार में, उसके नेचर में जो जो अच्छे गुण आते हैं, अच्छे या बुरे गुण जो भी हैं, वो सभी गुण यशोधर पंत के अंदर किशनदा से ही आए थे और इसी बात को लेकर उनकी पत्नी उन्हें ताना मारती हैं। किशनदा के संबंध में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम जानेंगे कि यशोधर पंत और उनके परिवार के बीच मतभेद क्या क्या थे। यहाँ सबसे बड़ा मतभेद है जनरेशन गैप, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समय का अंतराल। और ये अंतराल हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि हमने जो सीखा है, हमने जो जीवन जिया है, हमें उसी की आदत पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसी को वो अच्छा मानेंगे। ज़माने के हिसाब से हर चीज़ में बदलाव आता है, चाहे वो एजुकेशन हो, बोली हो, भाषा हो, खान पान हो, वेशभूषा हो या फिर हमारे उठने बैठने के तरीके हों। यशोधर पंत के बच्चे नए ज़माने के हैं तो वे उसी सांचे में ढले हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ ही मिलकर नए ज़माने के साथ जी रही हैं। लेकिन यशोधर पंत अपने उसी ज़माने में जी रहे हैं जो आज से 30 साल पहले का है। यशोधर पंत को हर वो बात जो उनके हिसाब से गलत है, समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। दूसरा मतभेद की मेन वजह है कि यशोधर पंत को अपने बच्चों से वो आदर सम्मान नहीं मिलता जो कभी भी किशनदा को दिया करते थे।
तीसरी वजह ये हो सकती है कि उनके बच्चे और उनकी पत्नी चाहते हैं कि वो अपना कोई मकान ले लें या फ्लैट ले लें, लेकिन यशोधर पंत ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि यशोधर पंत जानते हैं कि जब तक मैं नौकरी में हूँ तब तक क्वार्टर मेरे पास है ही, और उसके बाद उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो यही वाला फ्लैट उसके नाम से अलॉट हो जाएगा। चौथी वजह ये है जो मुझे लगती है, वो ये है कि उनके बच्चों ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि बब्बा अब तुम दूध लाना, राशन लाना, डिस्पेंसरी से दवा लाना, दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना और डिपो से कोयला लाना, ये सब काम छोड़ दें, ये काम हम कर लिया करेंगे। ये बात यशोधर पंत को अखरती है। यहाँ पर यशोधर पंत अपनी जगह सही है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। एक आध बार जब यशोधर पंत ने कहा भी अपने बच्चों से तो जवाब मिला कि बब्बा आप क्यों करते हैं, एक नौकर रख लीजिए और उसकी तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। चलिए, तो ये कुछ मतभेद थे जो उनके परिवार के साथ थे, उन्हें हमने जाना। अब हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं बिड़ला मंदिर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले उनकी नज़र एक 6 मंजिला इमारत पर पड़ती है और वे फिर से पुरानी यादों में खो जाते हैं। अब ऐसा क्या था इस इमारत में कि वे वहाँ रुक कर गहरी सोच में डूब जाते हैं। तो बच्चों, यही वो इमारत है जहाँ पर कभी किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिसमें यशोधर पंत किशन दा के साथ रहते थे। इस जगह का नाम है गोल मार्केट, और यशोधर पंत को जब सरकारी नौकरी मिलती है तो उन्हें भी यहीं पर एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। इस जगह से उनकी और किशन दा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब यशोधर पंत के क्वार्टर को तोड़ने की बात आती है तो 2-3 क्वार्टर और एक कोने में बने हुए थे, वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो क्वार्टर अपने नाम से अलॉट कर लेते हैं, लेकिन वो गोल मार्केट को छोड़ते नहीं हैं। जब उनकी पत्नी कहती हैं कि जब ये भी टूट जाएगा तब कहाँ जाओगे, तो वो मुस्कुराकर रह जाते हैं। यशोधर पंत का बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लगता है और उसे तनख्वाह मिलती है 1500 रुपये, जो कि यशोधर बाबू के तनख्वाह के बराबर थी। और ये बात यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर पंत का दूसरा बेटा जो IAS की तैयारी कर रहा है और उसे एलाइड सर्विसेज की सूची में नौकरी मिल गई थी, तो भी उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी बेटी जो कि शादी नहीं करना चाहती, कई वरों को उसने ठुकरा दिया है और अब उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। तो ये कुछ वजह हैं जो यशोधर पंत को अपने परिवार से दूर रखे हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चों से उनकी नहीं बनती है और ना ही उनके बच्चे उनसे कोई सलाह लेना चाहते हैं और ना ही आज्ञा लेना चाहते हैं। अभी भी किशन दा के क्वार्टर के सामने यशोधर पंत खड़े हैं और अपने आप से ये सवाल करते हैं कि यदि मैं भी किशन दा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालता तो कितना अच्छा होता और अपनी पूरी लाइफ को कम्युनिटी को डेडिकेट कर देता। लेकिन अगले ही पल उन्हें किशन दा के बुढ़ापे की याद आ जाती है कि किस तरह से रिटायरमेंट के मात्र 1 साल बाद किशन दा की मृत्यु हो जाती है।
किशनदा की मृत्यु का समाचार जब यशोधर पंत को मिलता है तो वो उनके गांव जाते हैं और उनके एक बिरादरी वाले से पूछते हैं कि क्या वजह थी किशनदा की मृत्यु की। तो उन्हें जवाब मिलता है जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, इस बात का अफसोस यशोधर पंत को है और इसीलिए वो सोचते हैं कि घर परिवार और बीवी बच्चों का होना भी जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे आज मनमानी कर रहे हैं, वे आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते, मेरी कोई बात नहीं सुनते, लेकिन जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो वे जरूर सुधर जाएंगे। इन यादों से बाहर निकलकर यशोधर पंत बिड़ला मंदिर आते हैं, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़ते हैं, असीक का फूल उठाकर अपनी चुटिया में खोजते हैं और प्रांगण में जाकर प्रवचन सुनते हैं। लेकिन आज उनका प्रवचन सुनने में मन नहीं लग रहा, क्योंकि पहले से ही वो बहुत दुखी और परेशान है। ऐसा नहीं है कि यशोधर पंत शुरू से या अपने स्वभाव से धार्मिक और कर्म कांडों को मानने वाले हैं, वो तो सिर्फ किशनदा के पगडंडों पर चल रहे हैं। प्रवचन सुनते सुनते उन्हें जनार्दन शब्द सुनाई देता है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर या प्रभु। अब क्योंकि जनार्दन जोशी उनके जीजा का नाम है तो उन्हें अपने जीजा की याद आ जाती है कि परसों ही उनका खत आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे उन्हें देखने, उनसे मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे ऐसा नहीं चाहते। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी उनका साथ दें। लेकिन एक दिन तो हद हो गई कि उनके बड़े बेटे ने यहाँ तक कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। हालांकि इस तरह की बातें अक्सर घरों में हुआ करती हैं। यहाँ पर यशोधर पंत अभी जॉब कर रहे हैं, घर का सारा काम भी करते हैं और खर्च भी उठाते हैं। अब सोचो कि एक बेटा जो उनका जॉब करता है और वो अपने पिता से इस तरह की बात कहे तो किसको नहीं बुरा लगेगा। यशोधर पंत स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। वे अपनी पत्नी से भी कहते हैं कि जिस तरह तुमने इस उम्र में बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, ऊंची हील की सैंडल पहनना और ऐसे न जाने कितने काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, जो मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक ऐसा परिवार जहां सभी लोग अपने अपने ढंग से जीना चाहते हैं, कोई किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करता और ना ही कोई एक दूसरे के विचारों को तवज्जो देता है, तो ऐसे परिवार में किसका मन करेगा रहने का या उनके संग समय बिताने का। मंदिर प्रांगण में बैठे हुए इस तरह की न जाने कितनी बातें यशोधर पंत को याद आती हैं और उन्हें एकदम से फिर से किशनदा की याद आ जाती है कि वो किस तरह से हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने रोज उन्हें सुबह झकझोर कर उठाना और अपने साथ सैर पर ले जाना शुरू कर दिया था। यह मंत्र उन्होंने उनसे ही सीखा था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। किशनदा के चले जाने के बाद भी यशोधर पंत ने उनकी कई ऐसी परंपराओं को जीवित रखा, जैसे कि घर में होली गवाना, जनेऊ पूजना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर में एक कमरा देना और इन सभी बातों के लिए उनके बच्चे और पत्नी हमेशा
नाराज रहते थे। यशोधर पंत की समाज में इज्जत है, मान है, सम्मान है, लेकिन यही इज्जत उन्हें उनके घर में उनके बच्चों से नहीं मिलती। उनके बच्चे किसी भी मामले में कोई भी बात अपने पिता से पूछना जरूरी नहीं समझते। यशोधर पंत कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे मेरी हर कही बात को पत्थर की लकीर समझें। उन्हें नॉलेज ज़्यादा है तो मुझे अनुभव, पर उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस है कि झूठे मुंह से ही सही एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे हमेशा यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी पहाड़गंज आ जाते हैं। यहाँ से सब्जी लेते हैं और फिर से उनके मन में वो बातें आती हैं कि सारे काम वही करते हैं, लेकिन उनके बच्चे कोई भी काम ना तो करते हैं और ना ही ये कहते हैं कि बब्बा आप मत किया करो, हम कर लेंगे। यशोधर बाबू को ये बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती है कि उनका बेटा अपना वेतन कभी उनके हाथ में नहीं रखता और ना ही उनके अकाउंट में जो जॉइंट खाता होता है उसमें ही ट्रांसफ़र करता है, बल्कि अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपने आराम के लिए, घर के लिए सामान खरीदता है और जिसमें उनकी रजामंदी नहीं होती है। वह अपनी तनख्वाह से टीवी, फ्रिज, कारपेट, डबल बेड, श्रृंगार मेज, ऐसी ही ना जाने कितनी चीज़ें खरीदता है और यशोधर पंत को यह एहसास दिलाता है कि ये सब उसने लिया है। ऐसी ही ना जाने कितनी बातें सोचते हुए सब्जी का झोला हाथ में टांगे हुए यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से आते हुए अपने घर की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पहुंचकर आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। वे देखते हैं कि उनका क्वार्टर बाहर से सजा हुआ है, रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही हैं। बाहर एक कार खड़ी है, कई स्कूटर और मोटरसाइकिल भी खड़ी हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है तथा लोग वहां से विदा होकर जा रहे हैं। एक बार तो यशोधर पंत को लगा कि वो गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से अपनी नेम प्लेट को पढ़ा जिस पर लिखा था बाई डी पंत, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। इतने में उन्हें अपना बेटा भूषण दिखाई दिया, जो कार में बैठे हुए अपने बॉस और उनकी पत्नी को विदा दे रहा था। एकदम से यशोधर बाबू ठिठक गई और सोचने लगी कि आज ये मेरे क्वार्टर में क्या हो रहा है। तभी उनकी नज़र अपनी पत्नी और बेटी पर जाती है। पत्नी ने सुंदर साड़ी उल्टे पल्ले की पहनी हुई थी और होंठों पर लाली तथा बालों में खिजाब लगाया हुआ था। वहीं उनकी बेटी ने जीन्स और बिना बाहों का टॉप पहना हुआ था। दोनों ही लोगों को देखकर यशोधर बाबू को ये चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं। ये सब नज़ारा यशोधर पंत अपने घर से कुछ दूरी पर एक कोने में खड़े होकर देख रहे होते हैं। जब भीड़ छट जाती है, लोग चले जाते हैं, तो उनकी हिम्मत होती है घर के अंदर आने की। उनके घर के अंदर आते ही बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महावर कमाने लगा है तब से। यह टिप्पणी थी चंद्र दत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है।
इतनी बड़ी पार्टी देखकर यशोधर पंत को अच्छा भी लगता है और नहीं भी। अच्छा इसलिए लगता है कि उनके बच्चों ने उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, उन्हें सरप्राइज दिया। और बुरा इसलिए लगता है कि यदि ये सब कुछ उनकी रजामंदी से होता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, और इसीलिए ये पार्टी भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। यशोधर पंत को याद आता है कि कभी इस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर लड्डू नहीं आए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना स्वयं का विवाह भी 4,000 कर्ज लेकर किया था, और आज उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, जहाँ पर केक, मिठाइयाँ, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब उन्हें आज की तारीख में समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। इतने में वहाँ बैठा गिरीश बोलता है कि मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज इसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया था, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। गिरीश चाहता था कि इस मौके पर जो भी तारीफ है मुझे मिले, क्योंकि ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सिफारिश उसी ने की थी, और भूषण के साथ मिलकर ये सारा इंतजाम किया गया था। भूषण को यशोधर पंत बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनका साला जो ठहरा, लेकिन फिर भी भूषण ने अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय कराया। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू बोलकर यशोधर पंत ने जवाब दिया। इस समय घर में घर के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदार ही बचे थे। अब बारी थी केक काटने की। सभी चाहते थे कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें, लेकिन केक काटना यशोधर बाबू को एक बचकानी हरकत मालूम होती है। वे केक नहीं काटना चाहते, हालांकि वो ये तक कहते हैं कि समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट दिया, लेकिन खाया नहीं। अब जिसके लिए केक मंगाया गया हो, जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई हो, जिसने केक काटा भी हो, वही ना खाए तो फिर कितना बुरा लगता है। यहाँ पर यशोधर पंत का कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद भी दिलाया गया कि अभी कुछ बरसों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। सब ने अनुरोध किया, यहाँ तक कि भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में खिलाने का प्रयत्न किया, वे तब भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर उनके बेटे भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम कब तक रुके रहेंगे। यशोधर पंत कहते हैं, नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। कुछ भी सही, इस तरह से यशोधर पंत का ये व्यवहार ठीक नहीं था। बैठक में खामोशी छा जाती है। यशोधर पंत अपने पूजा घर में पूजा के लिए, संध्या के लिए चले जाते हैं। पद्मासन अवस्था में वो ध्यान लगाए बैठे हैं। 25 मिनट हो जाते हैं और उनकी पत्नी और बच्चे इंतज़ार करते हैं कि बब्बा कब पूजा करके वापस आएँ और सभी लोग पार्टी को एंजॉय करें। इतने में यशोधर पंत को, जब वो ध्यान लगाकर बैठे हैं, उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई देता है, जिसमें उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे हैं। अचानक से यशोधर पंत किशनदा से पूछते हैं कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। जवाब में किशनदा कहते हैं कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हों, अमीर हों, गरीब हों या ब्रह्मचारी हों।
तो इस तरह से किशनदा और यशोधर पंत में बातें होती हैं या उनकी परछाई से बातें होती हैं, क्योंकि किशनदा तो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो एकदम से मतलब खो जाते हैं किशनदा के साथ बातें करते करते। इतने में उनकी पत्नी आती हैं, उन्हें टच करती हैं, छूती हैं, झकझोरती हैं और तब जाके उनका मोह भंग होता है और वो पुरानी अवस्था में आते हैं मतलब, और अपने आसन से उठते हैं और दबे स्वर में पूछते हैं कि मेहमान चले गए। इतने में पत्नी कहती हैं कुछ गए हैं और कुछ अभी हैं। यशोधर पंत गमछा पहनकर पूजा कर रहे होते हैं और जब वो बाहर आते हैं बैठक में तो मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहते हैं एवरीबडी गॉन पार्टी ओवर, अब गोया गमछा पहनकर रखा जा सकता है। इतने में उनकी बेटी झल्लाती है और कहती है बब्बा आप गमछा पहनकर बैठक में ना आए, यू आर द लिमिट। और इस तरह से उनकी अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक नोक झोंक होती है और यशोधर पंत की नज़र मेज पर रखे कुछ पैकेट्स पर जाती है और वे कहते हैं कि ये कौन भूल गया है। भूषण कहता है बब्बा ये तो आपके लिए प्रेजेंट हैं। इतने में झूठी हंसी हंसते हुए यशोधर पंत कहते हैं इस उम्र में प्रेजेंट प्रेजेंट ये क्या हो रहा है, तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। और शर्मीली सी हंसी हंसते हैं। इतने में भूषण एक पैकेट उठाकर लाता है और खोलते हुए कहता है इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ ऊनी ड्रेसेस गाउन। आप सुबह जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा प्लोवर पहनकर चले जाते हैं, जो मुझे बुरा लगता है। आप प्लीज़ इसे पहनकर जाया कीजिए। प्लोवर एक फुल आस्तीन का बंद गले का लंबा सा स्वेटर होता है। जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर लोग पहनते हैं और स्वेटर के नीचे तो पहले कपड़े पहने जाते हैं। तो उनकी बेटी तुरंत अपना गिफ्ट लेकर आती है जिसमें कुर्ता पजामा होता है और अपने पिता से आग्रह करती है कि पप्पा इसे पहनिए, उसके बाद में प्लोवर पहनिए। बच्चों के आग्रह पर उनकी खुशी के लिए यशोधर पंत पूरा ड्रेस पहन लेते हैं और उनकी आँखों में हल्की सी नमी हो जाती है। जैसे ना कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती है या बहुत ज़्यादा दुख होता है तो आँखों में हल्की सी नमी आ जाती है, पानी आ जाता है। अब यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें कौन सी बात चुभ गई। उनके बेटे ने कहा कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, या फिर उन्हें यह बात चुभ गई कि बेटे ने यह क्यों नहीं कहा कि बब्बा अब आप दूध लेने मत जाया करो, मैं ले आया करूँगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। दरअसल इस तरह का ड्रेस जैसे सफ़ेद कुर्ता पजामा, उसके ऊपर स्वेटर, सिर पर टोपी और हाथ में छड़ी लेकर किशनदा चलते थे। और क्योंकि यशोधर पंत बिल्कुल उन्हीं की तरह जीते थे, उनका परिधान भी उन्हीं की तरह था, उनके विचार, उनकी भावना सब कुछ किशनदा की तरह था। तो अचानक उनकी नज़रों में किशनदा की छवि आ जाती है और वही शब्द कि उनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। यहाँ पर कहानी का दी एंड हो जाता है। ये कहानी पूरी तरह से भावनाओं पर टिकी है। एक परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उस परिवार में हमें एक दूसरे को उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ख्याल रखते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं, पूरी तरह से उनका भरण पोषण करते हैं, उसी तरह से बच्चों को अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इस उम्र में उन्हें कब किस बात से चोट पहुंचती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इन बातों का
बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विचारों का, भावनाओं का अंतराल होता है वो तो हमेशा से रहेगा ही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से यशोधर पंत घुट घुट कर जी रहे हैं, अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, हमें इस तरह के परिवार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये कहानी पूरी तरह से पारिवारिक, धार्मिक और भावनात्मक है। जब भी आपको समय मिले इस कहानी को पढ़ें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इसमें इंग्लिश शब्द भी आए हैं, काफ़ी इसमें चुटकुले, मुहावरे भी आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाई हूं। जब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो ज़रूर आप उन बातों से रूबरू होंगे। कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस लेसन पर चाहिए वो भी हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।